गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्विकली ज्वाइन करो सेशन बाबू। क्विकली ज्वाइन करो सेशन। तो लास्ट क्लास में हम लोग आयनिक कंपाउंड्स कर रहे थे ना। आयनिक कंपाउंड्स पे हमने फजांस रूल किया था, है ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट किया था। ये सारे टॉपिक्स हमारे हो गए हैं, है ना। आज हम लोग मोस्टली केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट लेक्चर करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ फजांस रूल, है ना। फजांस रूल के एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ कहाँ आप फजांस रूल लगा सकते हैं, किन किन आयनिक कंपाउंड्स में कौन कौन से प्रॉपर्टीज आप क्या बोले एक तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं आयनिक कंपाउंड्स की यूजिंग फजांस रूल। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है बाबू एप्लीकेशन ऑफ फजांस रूल। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला एप्लीकेशन है वो है आपका थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स containing polyatomic anion, है ना। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग पॉलीएटॉमिक एनायन, है ना। आयनिक कंपाउंड्स है और आयनिक कंपाउंड्स की थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करना है। और कैसे आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, जिनके पास पॉलीएटॉमिक एनायन है ना। पॉलीएटॉमिक एनायन का मतलब पॉलीएटॉमिक एनायन का मतलब जैसे कार्बोनेट CO3 2 माइनस, सल्फेट SO4 2 माइनस, नाइट्रेट NO3 माइनस, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस, है ना, एटसेट्रा। ये सारे जो हैं ये पॉली एटॉमिक एनायंस हैं, मतलब ऐसे एनायंस हैं जिनमें एक से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट हैं, है ना। मोनो एटॉमिक एनायंस भी होते हैं जैसे F- Cl-, है ना। ये सब मोनो एटॉमिक एनायंस हैं। और ये आपके पॉली एटॉमिक एनायंस है। तो ऐसे आयनिक कंपाउंड्स, है ना, जिनमें पॉली एटॉमिक एनायन प्रेजेंट हो, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी को हम फजांस रूल से देख सकते हैं, है ना। बहुत सिंपल सा चीज़ है। कैसे है इसको देखो और देखते हैं। मान लो आपके पास, हम कार्बोनेट ले लेते हैं। तो मेरे हिसाब से यही स्ट्रक्चर होगा CO3 2 माइनस का। और यहाँ आपके पास कोई मेटल है, मेटल का कैटायन है। दिस इज मेटल कैटायन, है ना। और ये जो चीज़ है ये है आपका पॉली एटॉमिक एनायन, पॉली एटॉमिक एनायन। तो क्या होगा, मेटल कैटायन और इस नेगेटिव चार्ज के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, है ना। अगर इस मेटल की पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है तो वो इस O- को अपने तरफ बहुत स्ट्रांग फोर्स से खींचेगा। और अगर O- इस M+ के तरफ बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाएगा तो ये वाला जो बॉन्ड है ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ये इजीली ब्रेक हो जाएगा तो आप बोलोगे कि CO3- टूट गया, CO3- का डिकॉम्पोजिशन हो गया। और अगर ये बॉन्ड इजीली ब्रेक करेगा तो हम बोलेंगे कि ऐसे आयनिक कंपाउंड्स की थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो काफी कम है। यार स्टेबिलिटी कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती तो क्या होता है, ये CO3- नहीं ब्रेक करता। लेकिन अगर ये O- इसके तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो गया और तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो CO3 2 माइनस में क्या हो रहा है, डिकॉम्पोजिशन हो रहा है, CO3- टूट जा रहा है। और टूट जा रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। बस यही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हम आपको क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये चीज कि अगर मेटल की पोलराइजिंग पावर
है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फाई। अगर मेटल की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है तो ये क्या इंश्योर करेगा, ये इंश्योर करेगा कि मेटल का जो कैटायनिक पार्ट है वो इस एनायनिक पार्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने से क्या होगा, पोलराइजेशन इंक्रीज करेगा। और पोलराइजेशन इंक्रीज के कारण क्या होगा, एक तरीके का थर्मल डिकॉम्पोजिशन इन पॉलीएटॉमिक एनायन। पॉलीएटॉमिक एनायन में आपको थर्मल डिकॉम्पोजिशन देखने मिलेगा, जिससे आप बोल सकते हो कि स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप आराम से समझ सकते हो। यही मेन कॉन्सेप्ट है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम यहाँ Na+ ले लें, ठीक है, और Li+ ले लें, तो Na+ और Li+ में Li+ की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा बेटर होगी, क्योंकि हमने सारे फैक्टर्स पढ़े हैं, है ना। कैटायन का साइज जितना छोटा होता है, एनायन का साइज जितना बड़ा होता है, उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होता है। तो अगर यहाँ पर हम Na+ और Li+ में कंपेयर करें तो Li+ की पोलराइजिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। Li+ की पोलराइजिंग पावर अगर ज़्यादा है तो वो O- को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो Li और O मिलकर बना लेगा LiO, मतलब लिथियम ऑक्साइड बना लेगा, और बाकी ये C और O CO2 इसमें से अलग हो जाएगा, है ना। तो आप लिख सकते हो कि अगर डिकॉम्पोजिशन हुआ तो मान ले मेरे पास कोई मेटल कार्बोनेट है ना, वो टूट कर आपको मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 दे देगा। अगर ये रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब थर्मल स्टेबिलिटी लेस है ना, क्योंकि यहाँ कार्बोनेट का क्या हो जा रहा है, डिकॉम्पोजिशन। और डिकॉम्पोजिशन क्यों हो रहा है, ड्यू टू दी पोलराइजिंग पावर ऑफ द मेटल कैटायन प्रेजेंट। यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, बोलो क्लियर है क्या, यही फंडामेंटल है, ठीक है। तो अब तुम हमको बताना कि किसकी पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, ठीक है। मेरे पास एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कंपेयर थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। क्वेश्चन है Li2CO3 and CH2CO3, BeCO3 and barium CO3, Li2SO4, CH2SO4, BeSO4, BaSO4, LiNO3, CsNO3, BeNO3 whole twice, barium nitrate BaNO3 whole twice, NaHCO3, KHCO3, RbHCO3 and CsHCO3, ठीक। बेरिलियम HCO3 whole twice, बेरियम HCO3 whole twice, ठीक है। आपको इन सब में थर्मल स्टेबिलिटी बताना है कि किसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है। सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बाबू आपको यही ध्यान रखना है, आपको हमेशा चेक करना है मेटल की पोलराइजिंग पावर। अगर मेटल की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा रहेगी तो वो इस O- को अपने तरफ खींच लेगा, ये O इसके तरफ चला जाएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, आपके पॉली एटॉमिक एनायन टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, है ना। आप चाहो तो यहाँ पे और एक पॉइंट बना सकते हो, क्या बना सकते हो, अगर मेटल की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगा, है ना। अगर मेटल की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगा। चलो बताओ,
लिथियम कार्बोनेट और सीजियम कार्बोनेट में दोनों में कार्बोनेट ही प्रेजेंट है। डिफरेंस किस चीज का है? मेटल के कैटायन का। यहाँ लिथियम का मेटल कैटायन है, यहाँ सीजियम का मेटल कैटायन है। और आपको पता है कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, और साइज के इंक्रीज करने से चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करेगा, और चार्ज डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा तो पोलराइजिंग पावर भी डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब अगर कंपेयर किया जाए लिथियम के प्लस और सीजियम के प्लस में, तो लिथियम प्लस का पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, और लिथियम प्लस का पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। तो इन दोनों में थर्मल स्टेबिलिटी सीजियम कार्बोनेट का ज़्यादा होगा। बेरिलियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट सेम चीज़, यहाँ यहाँ कार्बोनेट ही प्रेजेंट है, यहाँ B+2 है और यहाँ बेरियम+2 है। बेरियम का साइज बड़ा है तो पोलराइजिंग पावर कम है, पोलराइजिंग पावर कम है तो चार्ज थर्मल स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगा। सेम सल्फेट सल्फेट पॉलीएटॉमिक एनायन तो सेम ही है, यहाँ पे है Li+, यहाँ पे है सीजियम+, सेम आंसर। यहाँ पे सेम आंसर। लिथियम नाइट्रेट सीजियम नाइट्रेट सेम आंसर। बेरिलियम बेरियम सेम आंसर। अब यहाँ पे NaHCO3, KHCO3, RbHCO3 एंड CsHCO3, इन सब में हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट पॉलीएटॉमिक एनायन सब में कॉमन है। डिफरेंस किस चीज़ का है? Na+, K+, Rb+, Cs+। लेफ्ट से राइट जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे साइज इंक्रीज कर रहा है। साइज के इंक्रीज करने से चार्ज डेंसिटी कम होगा, चार्ज डेंसिटी कम होगा तो कैटायन की पोलराइजिंग पावर कम होगी, और कैटायन की पोलराइजिंग पावर अगर कम होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। इसका मतलब इसका भी आंसर यही आएगा, और सिमिलरली इसका भी आंसर यही आएगा। तो इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चंस आप आसानी से बना सकते हो बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो। विच among the following is least stable? ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन में ऑप्शंस हैं Ag2CO3, K2CO3, Rb2CO3, CS2CO3। है ना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि इसके लिए आपको सारे फैक्टर्स पता होना चाहिए जिन फैक्टर्स पे फजान्स रूल डिपेंड करता है ना, ये है। अगर तुम ध्यान देखो तो K2CO3, Rb2CO3, CS2CO3 मतलब पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम में सबसे बड़ा साइज सीजियम का है। अगर सीजियम का साइज सबसे बड़ा है तो इसकी चार्ज डेंसिटी सबसे कम होगी, इसका मतलब इसकी पोलराइजिंग पावर सबसे कम होगी, तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। मोस्ट प्रोबेबली बच्चे यही आंसर देते हैं CS2CO3, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है ये, है ना। और इसका रीज़न ये है कि Ag+ जो है इट इज, अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट क्लास में आपको 3 तरीके के मेटल कैटायंस बताए थे, टाइप्स ऑफ मेटल कैटायंस: इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एंड नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो Ag+ जो है वो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला है। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला है, जबकि K+, Rb+ या CS+, ये सब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले कैटायंस हैं। और मैंने आपको पोलराइजिंग पावर पढ़ाया था कि स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले का मतलब कैटायन का पोलराइजिंग पावर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले कैटायन से हमेशा ज़्यादा होता है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि Ag+ इज ग्रेटर देन K+, Rb+ या CS+। ये ऑर्डर किस चीज़ का है? पाई का है, पोलराइजिंग पावर का है।
ठीक है। तो पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा किसका है, Ag प्लस का। अगर Ag प्लस का पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा है तो Ag प्लस सबसे ज्यादा इस O माइनस को अपने तरफ खींचेगा। तो सबसे इजीली बॉन्ड Ag प्लस के साथ ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो सबसे लीस्ट स्टेबल जो है वो Ag कार्बोनेट Ag2CO3 होगा। ठीक है। अच्छा, लीस्ट स्टेबल पूछ रहा था ना, हाँ तो बच्चे K2CO3 बोलते हैं, सॉरी, लीस्ट स्टेबल बोल रहा, हाँ ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। लीस्ट स्टेबल पूछ रहा है तो K2CO3 मोस्ट कॉमन आंसर होता है, क्योंकि बच्चों को ये वाला बात नहीं पता होता कि आपको एक फैक्टर और भी है जहाँ सिर्फ कैटायन नहीं, टाइप ऑफ कैटायन भी देखना पड़ता है। और मैंने आपको वो ऑर्डर बताया था कि नॉन इनर्ट गैस वाले कैटायन सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर रखते हैं, फिर स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले, और लास्ट में आते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले मेटल कैटायंस। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छा है, इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मिलेगा टाइप ऑफ मेटल के कैटायंस में। एक बार बाबू इसको अच्छे से देख लो, है ना, ये कॉन्सेप्ट देख लो, ये पॉइंट देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। है ना, ये एक एग्जाम्पल, मैंने बस एक एग्जाम्पल लिया है कार्बोनेट का। इसी तरीके से आप इनमें से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। कार्बोनेट ले लो, सल्फेट ले लो, नाइट्रेट ले लो, हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, और भी कोई पॉली एटॉमिक एनायन ले लो, सबकी स्टेबिलिटी का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, क्योंकि ये सारे आयनिक कंपाउंड्स हैं। अच्छे से देख लो बाबू एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ध्यान रखना, लीस्ट स्टेबल पूछा गया है। तो लीस्ट स्टेबल वो होगा जिस मेटल कैटायन की पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। ये तीनों एक टाइप का कैटायन है, तो एक टाइप के कैटायन में K प्लस की पोलराइजिंग पावर इन सब में सबसे ज्यादा होगी, है ना। लेकिन फिर Ag प्लस से कंपैरिजन होगा तो K प्लस और Ag प्लस में Ag प्लस का ज्यादा होगा, क्योंकि Ag प्लस एक स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला कैटायन है। ठीक है, आगे बढ़े। इसका मतलब अगर हम इन जनरल बात करें तो कार्बोनेट्स को अगर हीट किया जाए तो कार्बोनेट्स टूट सकते हैं। कैसे टूटेंगे? मेटल के ऑक्साइड में एंड CO2 में। यही हो रहा था, देखो। मेटल इस ऑक्सीजन को अपने तरफ खींच लेगा तो मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा, और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, CO2 बचेगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट है, आप इसको हीट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। आपके पास मैग्नीशियम कार्बोनेट है, MgCO3, आप इसको हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2। आपके पास बेरिलियम कार्बोनेट है, आप इसको हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, बेरिलियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम डू नॉट decompose ऑन हीटिंग। है ना, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के जो कार्बोनेट्स हैं वो डिकम्पोज नहीं करते हीटिंग पे। क्यों नहीं करते भाई? है ना, सब तो हीट करने पे टूट जा रहे हैं, क्यों नहीं टूटते? क्योंकि दे कुछ अलग ही फंडामेंटल होता है, दे
मेल्ट ऑन हीटिंग, दे मेल्ट ऑन हीटिंग। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो कंपैरेटिवली इन कार्बोनेट से कम होता है। तो जब आप ये कोशिश करते हैं कि हम उनको हीट देकर तोड़ने की कोशिश करें, उनका थर्मल डिकम्पोजिशन करा सकें, तो उतने हीट देने पर ये टूटने से पहले मेल्ट कर जाते हैं। इसीलिए, है ना, इसीलिए इनका याद रखना, दे मेल्ट ऑन हीटिंग। या तुम ये भी बोल सकते हो कि अगर मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन आ जाए तो सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट में सोडियम कार्बोनेट का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम। तो तुम जैसी हीट दोगे इन ऑर्डर टू ब्रेक द कंपाउंड, कंपाउंड को तोड़ने के लिए जैसी तुम हीट दोगे, है ना, वो हीट लेते ही वो जो कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, है ना, सॉरी मेल्ट हो जाएगा। तो दे मेल्ट ऑन हीटिंग, है ना। तो ये पॉइंट याद रख लेना, है ना। सोडियम Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3, CH2CO3, है ना। इनको जब आप हीट करोगे तो ये ब्रेक करने से पहले क्या करते हैं, मेल्ट कर जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो, बात थोड़ी सल्फेट्स की कर ली जाए। अगर आपके पास कोई मेटल का सल्फेट है तो जब आप उसको हीट करोगे तो आपको मेटल का ऑक्साइड मिलेगा प्लस SO3 गैस मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा रखते हो, 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रखते हो, तो ये डिकम्पोज हो जाता है SO2 प्लस हाफ O2 में। रीजन सबका वही है ना, रीजन सबका वही है। यहाँ पे भी सल्फेट का जो एटायन होगा और मेटल का जो कैटायन होगा, मेटल की पोलराइजिंग पावर जितनी ज़्यादा होगी वो उसमें से O माइनस को अपने पास खींच लेगा, और O माइनस को खींच लेगा तो फिर उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, डिकम्पोजिशन होगा तो टूटेगा, और टूटेगा तो इस फॉर्म में टूटेगा। ठीक है, तो तुम हमको बताओ कि तुम इनका क्या बनाओगे। ठीक है, आपके पास है बेरिलियम सल्फेट, लेड सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, लिथियम सल्फेट। ठीक है, सबका मैंने एक एक एग्जाम्पल ले लिया। बेरिलियम+2, लिथियम+2, है ना, ये सब किस कैटेगरी के कैटायन है बोलो, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले, है ना। जिंक और कॉपर ये सब आपके हो गए स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले कैटायन, और लेड हो गया आपका नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला कैटायन। याद है ना, थैलियम, लेड और बिस्मथ। चलो, तो ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा मेटल के ऑक्साइड में, मतलब बेरिलियम ऑक्साइड में प्लस SO3 में। ये टूट जाएगा लेड ऑक्साइड में प्लस SO3 में। ये टूट जाएगा कॉपर ऑक्साइड प्लस CuSO3। यहाँ ये टूट जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस SO3, और ये हो जाएगा Li2O प्लस SO3, है ना। तो सब इजी है, बस आपको ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पता है तो आप ये सारे रिएक्शंस लिख लोगे। आज के बाद आपको ये सब के रिएक्शंस रटने नहीं पड़ेंगे। आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है कि पॉलीएटॉमिक एनायंस अनस्टेबल हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग कैटायन, और वो कैसे ब्रेक करते हैं, बस फंडामेंटली याद रखना है। इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंट है, आयरन सल्फेट। पहले बात तो आयरन सल्फेट इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, FeSO4.7H2O, और इस चीज को आप बोलते हैं ग्रीन विट्रॉल। जैसे आप कॉपर सल्फेट को कॉपर CuSO4.5H2O को ब्लू विट्रॉल बोलते हैं, उसी तरीके से आप इसको ग्रीन विट्रॉल बोलते हैं। इनके क्रिस्टल्स का ग्रीन कलर होता है। जब आप इसको हीट करोगे तो सबसे पहले ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा FeSO4। और फिर अगर आप इसको हीट करते हो तो ये बनता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, है ना। ये मतलब ये ऐसा सल्फेट है जिसके डिकम्पोजिशन से SO3 के साथ साथ आपको थोड़े अमाउंट में SO2 भी मिलता है। ये सब गैसेस हैं, SO2 SO3 यार गैसेस, और गैसेस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा नॉर्मल। हर जगह सिर्फ SO3 निकल रहा था, यहाँ पर SO3 के साथ साथ SO2 भी निकल रहा है ना। एक बार अच्छे से देख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इजी है बाबू, ये सब बहुत इजी चीज़ें हैं।
मेरे हिसाब से ये रिएक्शन तो आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 10th में आपके पास एक चैप्टर होता है ना, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाला, उसमें भी आपको ये रिएक्शन है। तो ये सब रिएक्शन या तो आप 10 से पढ़ते आ रहे हैं, या आप इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे बहुत इजीली इनको कर सकते हैं। देख लो। हेलो 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 हेलो। ठीक है, चलो। तो सल्फेट्स के बाद नंबर आता है नाइट्रेट्स का। ठीक है, किसका नंबर आता है? नाइट्रेट्स का नंबर आता है। तो नाइट्रेट्स कैसे करेंगे? नाइट्रेट्स का जब डिकॉम्पोजिशन कराएंगे तो क्या बनेगा बताओ। आपके पास कोई मेटल का नाइट्रेट है ना, मान लो। आप इसको हीट करोगे तो ये बन जाएगा मेटल का ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। बाकी आप ये रिएक्शन बैलेंस बैलेंस आप कर सकते हो। मेन प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो ये बनेंगे। मेटल का ऑक्साइड बनेगा, ये नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड बनेगा, और प्लस O2 रिलीज होगा। ठीक है। ठीक है, तो तुम हमको बताओ कि तुम इनका क्या क्या बनाओगे। ठीक है, मेरे रिएक्शन लिखने से नहीं होगा, अच्छा है कि तुम अपने लिख के यहीं प्रैक्टिस कर लो। लिथियम नाइट्रेट, सॉरी, लिथियम नाइट्रेट का बताओ। बेरिलियम नाइट्रेट का बताओ। इसका बताओ। और सिल्वर नाइट्रेट का बताओ। इनका बताओ, ट्राई करो। लिथियम नाइट्रेट है, टूटेगा तो क्या बनेगा? लिथियम ऑक्साइड। लिथियम ऑक्साइड क्या होता है? Li2O, तो ये 2 है तो यहाँ 2 लगा देना। ठीक है। अब NO2 होगा, दो नाइट्रोजन हो गए तो दो NO2 निकल जाएगा। कितना ऑक्सीजन बचा देखो? दो ऑक्सीजन, एक ही तो 3 ऑक्सीजन हो गया। और इधर टोटल कितने हैं? 6 ऑक्सीजन। तो आप इसको लिख सकते हो 3/2O2। नहीं सॉरी, 4 है ना ये, 4 और 5, एक ही बचा, तो ½ O2। बाकी बैलेंस वैलेंस कर सकते हो ना, बैलेंस करना कोई बड़ा बात नहीं, वो तो आप 10th क्लास से सीखते हैं कि रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करना है। मैंने आपको एक बैलेंस करके भी सिखा दिया है ना, जैसे लिथियम नाइट्रेट है, इसको तोड़ा तो लिथियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड Li2O ही होता है। चलो बेरिलियम नाइट्रेट, तो अभी ये तो ऑलरेडी +2 है, तो बेरिलियम ऑक्साइड हो जाएगा BeO। उसके बाद ये 2 है ही, तो यहाँ हो जाएगा 2NO2। अब कितने ऑक्सीजन हो गए भाई? बेरिलियम एक था, बेरिलियम हो गया नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन हो गया, 6 ऑक्सीजन थे, 4 और एक 5, तो यहाँ से ½ O2 हो गया। सेम ये हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस 2NO2 प्लस ½ O2। ठीक है। यहाँ पे एक बात याद रखना, अगर मरकरी और सिल्वर आता है तो ये सब नेटिव एलिमेंट्स होते हैं, है ना।
और नेटिव एलिमेंट्स जो हैं इनके ऑक्साइड्स जो हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, है ना। किसमें होगा, ऑक्साइड में क्या होता है, मेटल और ऑक्सीजन, तो मेटल और ऑक्सीजन आपके अलग अलग हो जाते हैं। तो जब तुम इनका बनाओगे ना तो यहाँ पे तुम मरकरी का ऑक्साइड नहीं सिर्फ मरकरी लिखोगे, क्योंकि अगर तुम मरकरी का ऑक्साइड लिखोगे भी तो वो टूट कर वापस से मरकरी और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे, है ना। तो फाइनली प्रोडक्ट में सब अलग अलग ही बनेगा। सिमिलरली यहाँ से सिल्वर का ऑक्साइड अगर तुम Ag2O लिखते भी हो तो वो भी डिकम्पोज हो जाएगा, तो अंत में आपके पास Ag प्लस NO2 प्लस, बैलेंस वैलेंस कर लेना है ना, कितने बनेंगे कितने बनेंगे लगा लो कितना। ये एक मरकरी था, एक मरकरी हो गया, नाइट्रोजन 2 था तो यहाँ 2 लगा दो, तो ऑक्सीजन 4 हो गया, यहाँ 6 था, 2 चेक हो गया कंप्लीट। यहाँ चेक कर लो, Ag है, Ag हो गया, NO2 था, NO2 हो गया, यहाँ कितना बचा, हाफ O2 बचा। ठीक है, तो बाकी बैलेंस बैलेंस तुम आराम से कर सकते हो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है याद रखना, है ना। कभी भी किसी रिएक्शन में अगर मरकरी और सिल्वर आता है तो उनके ऑक्साइड्स जो हैं वो स्टेबल नहीं होते, वो नेटिव एलिमेंट्स हैं। ऑक्साइड में होता क्या है, मेटल और ऑक्सीजन, तो ऑक्साइड्स भी जो हैं वो ब्रेक कर जाते हैं, डिकम्पोज कर जाते हैं, और मेटल और ऑक्सीजन आपका अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये कहानी थी नाइट्रेट्स की। ठीक है, अच्छे से एक बार तीनों को देख लो, ये कार्बोनेट, ये सल्फेट और ये नाइट्रेट, देख लो एक बार अच्छे से देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो इसमें एक स्पेशल केस करते हैं। अगर आपके मेटल कैटायंस सोडियम के, पोटेशियम के, रुबीडियम के और सीजियम के, ये चार मेटल्स के अगर आपके पास मेटल कैटायंस हैं और इनके नाइट्रेट्स प्रेजेंट हैं, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इनका जो नाइट्रेट होगा वो MnO3 होगा, है ना, क्योंकि इनके ऊपर भी प्लस चार्ज है और नाइट्रेट पे भी NO3 माइनस ही होता है ना। तो जब ये डिकम्पोज होते हैं तो वो इस तरीके से डिकम्पोज नहीं होते, है ना। ये सबसे पहले बनाएंगे MnO2, ठीक है, इसको आप बोलते हैं मेटल नाइट्राइट, याद ठीक है, ये है आपका मेटल नाइट्रेट, दिस इज नाइट्रेट, और ये है मेटल नाइट्राइट। और क्या बनेगा आगे बताओ, M से M हो गया, एक नाइट्रोजन इधर आ गया, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन बचा है, तो हाफ O2 लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप MnO2 को दोबारा हीट करते हो तो ये बनेगा मेटल का ऑक्साइड, तो इनका मेटल ऑक्साइड M2O टाइप का होगा, प्लस N2 होगा, प्लस, अब देखो क्या बचा, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, तो 2M हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन भी 2 हो गए, ठीक है, ऑक्सीजन 4 था, यहाँ एक ही है, तो यहाँ 3/2O2 कर देंगे। ठीक है, तो फाइनली जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो ये बनेगा, है ना। याद रखना ये अलग तरीके से डिकम्पोज होता है, यहाँ पे देखो आपको अलग अलग चीजें मिल रही हैं, एक स्टेप में आपको मेटल नाइट्राइट मिला, यहाँ नाइट्रोजन गैस भी मिल रहा है, जबकि यहाँ NO2 मिल रहा था, यहाँ पर N2 मिल रहा है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपके पास NaNO3 है, सोडियम नाइट्रेट है, अगर आप इसको हीट करोगे तो ये पहले बनेगा NaNO2 प्लस हाफ O2,
सोडियम नाइट्राइट से सोडियम नाइट्राइट, और फिर आपके पास NaNO2 है, ये आपके पास हीट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सोडियम ऑक्साइड Na2O और प्लस N2, और प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज होगा। बाकी बैलेंस बैलेंस तुम अलग अलग केसेस के लिए कर लेना। ठीक है, याद रखना ये चीज तब होगा जब ये चार टाइप के मेटल कैटायंस के नाइट्रेट्स प्रेजेंट होंगे। कार्बोनेट में भी हमने ये चीज देखा था कि अगर इनके कार्बोनेट्स रहते थे तो वो डिकम्पोज नहीं करते थे, क्योंकि उतना हीट देने पर वो डिकम्पोज करने से पहले मेल्ट कर जाते थे, है ना। और सेम यहाँ पे कुछ अलग टाइप का बिहेवियर इनका नाइट्रेट्स के साथ भी है। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से देख लो, ये थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर है। क्लियर है? चल, अब एक कॉन्सेप्ट आता है बाबू, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मोनो एटॉमिक एनायन। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मोनो एटॉमिक एनायन। अभी आप सारे पॉली एटॉमिक कर रहे थे, है ना। जैसे मान लो आपके पास कोई मेटल का हैलाइड है, ठीक है, जैसे आपके पास कोई मेटल हैलाइड है MX, तो जब आप इसको हीट करोगे तो ये टूटेगा M प्लस और X माइनस में। ठीक है, जैसे आपके पास LiCl है, तो LiCl को आप हीट करोगे तो वो टूटेगा Li प्लस और Cl माइनस में, है ना। अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर कोई फजांस रूल का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर इन कंपाउंड्स की यहाँ पर इन कंपाउंड्स की जो थर्मल स्टेबिलिटी है ना, यहाँ पे इन कंपाउंड्स की जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है एक कॉन्सेप्ट पर जिसको हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी देखो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और कोई भी चीज अगर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो उसका एक अपना परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है ना। जैसे LiCl है ना, जैसे कोई भी एग्जांपल है, जैसे NaCl है ना, तो NaCl का एक अपना परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, और आप चाहते हैं कि उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम ब्रेक करके Na प्लस को अलग और Cl माइनस को अलग कर दें, तो वो इस बात पे डिपेंड करती है कि उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कैसी है, जिसको टेक्निकल भाषा में हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा स्टेबल उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहेगा उतना ज्यादा एनर्जी आपको देना पड़ेगा उस, और एक उतना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को क्या करने के लिए, ब्रेक करने के लिए। तो हम बोलेंगे उतनी ज्यादा उसकी लैटिस एनर्जी है ना। तो आप बोल सकते हो कि लैटिस एनर्जी इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी supplied to break the three-dimensional crystal lattice, या इन कॉमन आप बोल सकते हो क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतना आपका ज़्यादा वो थर्मली स्टेबल रहेगा। है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उसको 10 जूल एनर्जी दिए तो वो ब्रेक कर गया, और एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो 100 जूल एनर्जी देने पर ब्रेक कर रहा है, और दोनों में कंपैरिजन आ जाएगा, तो जिसकी लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगा। बेसिक सा फंडामेंटल है बाबू, हमेशा याद रखो, कोई भी चीज अगर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है,
जैसे NaCl सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो NaCl का एक अपना परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, उसमें Na प्लस और Cl माइनस के बीच में आयंस होंगे और वहां पर उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। अब आप आए और आप चाह रहे हैं कि हम NaCl में से Na प्लस और Cl माइनस को अलग अलग कर दें, तो अलग अलग करने के लिए आपको उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ब्रेक करना पड़ेगा, और ब्रेक करने के लिए आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जितनी एनर्जी आप बाहर से देते हैं ताकि वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वो 3 डायमेंशनल सॉलिड स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए, वहाँ के कैटायंस और एनायंस अलग अलग हो जाएं, जितनी एनर्जी आप देंगे उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी आपको तोड़ने में देनी पड़ रही है, उतना ज़्यादा वो आयनिक कंपाउंड क्या होगा, थर्मली स्टेबल होगा। यहाँ पर कैटायन की पोलराइजिंग पावर से नहीं देखते, कैटायन की पोलराइजिंग पावर थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ पॉली एटॉमिक एनायंस वाले में आ रहा था। यहाँ पर कैटेगरी बदल गया, ये मोनो एटॉमिक एनायंस है, और इनकी जो स्टेबिलिटी है, इनकी जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है लैटिस एनर्जी पर। जितना ज़्यादा लैटिस एनर्जी उतना ज़्यादा स्टेबल। अब लैटिस एनर्जी कैसे देखेंगे, तो लैटिस एनर्जी दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगा, जितना बड़ा साइज होगा लैटिस एनर्जी उतनी कम होगी, है ना। तो तुम हमको इन क्वेश्चंस का आंसर बताओ। इजी होता है बाबू, ये भी सब आसान है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। पहला है LiCl, फिर NaCl, फिर KCl, फिर RbCl, फिर CsCl, इसमें बताना है। उसके बाद KF, KCl, KBr, KI, इसमें बताना है। फिर Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, और फिर CH2O, Li3N, Na3N, K3N। MgF2, MgO, Mg3N2, SCN, TIC, SCN, और ये टाइटेनियम कार्बाइड, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस का हमको आंसर चाहिए, बहुत इजी है। चलो देखते हैं। सबसे पहले तुम देख लो कि एनायन जो है वो पॉली एटॉमिक है या मोनो एटॉमिक है ना। इन सारे क्वेश्चंस में एनायन जो है वो Cl माइनस है, इन सब का जो एनायन है वो Cl माइनस है, और Cl माइनस जो है वो है ना, मोनो एटॉमिक है, ठीक है। तो अब बात आता है कैटायन पे। एनायन तो सभी में सेम है, एनायन जो है वो तो सभी में, जो चीज सब में सेम है वो डिफरेंस कैसे पैदा कर सकता है, डिफरेंस तो वही हमेशा पैदा करेगा जो अलग अलग कंपाउंड्स में डिफरेंट है। तो सबका मेटल कैटायन जो है वो डिफरेंट है, Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस, ठीक है। और लैटिस एनर्जी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो चार्ज भी सब पे सेम ही है, सब पर एक ही पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। लेकिन अगर तुम यहाँ से यहाँ जाओगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में एक ग्रुप में आते हैं ऊपर से नीचे, तो लेफ्ट से राइट इसमें जाने में आपका साइज इंक्रीज करेगा, और साइज जितना ज़्यादा इंक्रीज करेगा लैटिस एनर्जी उतनी कम होगी, और लैटिस एनर्जी जितनी कम होगी उतनी आपकी स्टेबिलिटी भी कम होगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, दिस इज योर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। फिर आया
के एफ के सी एल के बी आर के आई, इन सब में जो मेटल का कैटायन है वो के प्लस है। तो जो चीज सब में सेम है वो कभी डिफरेंस पैदा नहीं कर सकता। डिफरेंस कहाँ पर है? डिफरेंस है एनायन में, एफ माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस और आई माइनस। ठीक है, सब पे चार्ज सब पे सेम ही है, एक सिंगल माइनस चार्ज है। लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी कम होगी, लैटिस एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी भी कम होगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल फिर यही आएगा। Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, CH2O, सब में ऑक्साइड है, सब में O2 माइनस ही है। तो एनायन तो सब में सेम ही है, तो क्या देखेंगे? कैटायन। Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, CS प्लस, सेम आंसर। साइज बढ़ेगा, लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी, लैटिस एनर्जी जितनी कम है थर्मल स्टेबिलिटी उतनी कम है। यहाँ पे सेम चीज, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, साइज। मैग्नीशियम 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 सेम है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन है। तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है, फिर ऑक्सीजन का, और फिर नाइट्रोजन का। लेफ्ट से राइट जाने में क्या होता है? साइज डिक्रीज करता है। तो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का है। तो फ्लोरीन का साइज जितना छोटा रहेगा लैटिस एनर्जी उतनी ज़्यादा रहेगी, थर्मल स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा रहेगी। है ना? SCN इस पे क्या, दिस इज -3, दिस इज +3। और TiC इस पे +4, ये -4, ये कार्बाइड है। कार्बाइड के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे एस ब्लॉक में। ठीक है, हम आपको एस ब्लॉक में कार्बाइड्स के बारे में पढ़ाएंगे। टाइटेनियम कार्बाइड है। तो तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे साफ साफ तुमको चार्ज का डिफरेंस दिख रहा होगा। यहाँ पे +3 -3 चार्ज है, और यहाँ +4 -4 चार्ज है। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा लैटिस एनर्जी, और जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी। है ना? तो दिस कंप्लीट्स योर स्टेबिलिटी वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, चाहे वो पॉली एटॉमिक एनायन हो तो, चाहे वो मोनो एटॉमिक एनायन हो तो। दोनों के फैक्टर्स बाबू अलग अलग होते हैं। पॉली एटॉमिक एनायंस में स्टेबिलिटी जो है वो फजांस रूल से देखी जाती है, जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होता है मेटल कैटायन का उतना ज़्यादा वो उसको अट्रैक्ट करता है, तो उतना इजीली उसमें डिकम्पोजिशन हो जाता है। जबकि मोनो एटॉमिक एनायन में स्टेबिलिटी जो है वो लैटिस एनर्जी से देखी जाती है ना? हमेशा याद रखना बाबू कि मोनो एटॉमिक एनायन के आयनिक कंपाउंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो अगर वो सॉलिड स्टेट में पाया जा रहा है, इसका मतलब उसका एक अपना परफेक्ट 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा। है ना? अगर आप उसको अलग अलग करना चाहते हैं, जैसे आप NaCl में से Na प्लस और Cl माइनस को अलग अलग करना चाहते हैं, तो आपको उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ब्रेक करना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा एनर्जी आप देंगे, है ना, उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ब्रेक करने में, उतनी ज़्यादा आपकी लैटिस एनर्जी होगी। और जितना ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगा मतलब वो स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा स्टेबल था। अगर हम बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं तो हमको ब्रेक करने में तुमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए मैंने डायरेक्टली लिखा है कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। एक बार अच्छे से देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, हो गया, बोलो डन। चलो, एक कॉन्सेप्ट आता है बाबू इसमें, सॉल्युबिलिटी का, है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक इतना बड़ा कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने पूरा पानी भर के रखा है ना, पूरा वाटर भरा हुआ है, इसमें वाटर है। ठीक है, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। और इसके अंदर हम एक आयनिक कंपाउंड डाल देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक आयनिक कंपाउंड डालते हैं NaCl डालते हैं, तो आपको पता है Na+ और Cl- के बीच में क्या है, Na+ और Cl- के बीच में क्या है, एक अट्रैक्शन है। और इस अट्रैक्शन के कारण, है ना, ध्यान से सुनो, Na+ और Cl- के बीच में एक अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही आप आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। अच्छा, जब भी अट्रैक्शन आता है तो एनर्जी रिलीज होती है ना, एनर्जी रिलीज होती है, इसी एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। इस एनर्जी को भी हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले लैटिस एनर्जी का आपको एक और डेफिनेशन बताए थे कि कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी उस लैटिस को ब्रेक करने के लिए, है ना। लैटिस को ब्रेक करने का मतलब होता है Na+ और Cl- को अलग अलग करने के लिए, है ना। Na+ और Cl- इस सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, इनका एक अपना परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहने का मतलब कि Na+ और Cl- के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और जब जब अट्रैक्शन होता है तब तब एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। एनर्जी कम कैसे होती है, एनर्जी रिलीज करके। जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनता है उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। ये भी डेफिनेशन एक्सेप्टेबल है। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि Na+ और Cl- को अलग अलग करने में, इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी आप देते हैं वो भी लैटिस एनर्जी है। तो लैटिस एनर्जी के दोनों डेफिनेशंस हैं, है ना। बॉन्ड बनते समय जितनी एनर्जी रिलीज हुई वो भी लैटिस एनर्जी है, या इनको तोड़कर अलग अलग करने में जितनी एनर्जी आप बाहर से देंगे वो भी लैटिस एनर्जी है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट हमेशा समझना है कि आयनिक कंपाउंड्स में कैटायन और एनायन के बीच में लगने वाला एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही आप आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और अट्रैक्शन जहां पर भी होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, और स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है कैसे, एनर्जी कम करके। एनर्जी कम कैसे होता है, एनर्जी को रिलीज करके। तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। आप इसका एक और डेफिनेशन लिख सकते हो, एनर्जी रिलीज्ड एनर्जी रिलीज्ड in the formation of 1 mole of an ionic compound। ठीक है, 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, इसको क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी, है ना। कॉमन भाषा में तुम समझो कि Na+ और Cl- के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो एनर्जी रिलीज होती है उसको आप लैटिस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, चलो, अब आप इसको डालें कहाँ पर है, पानी के अंदर। तो पानी में बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जैसे हम यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल दिखाते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे ही होते हैं, बेंट शेप की तरह दिखते हैं। सबको पता है इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो आपको नहीं लगता कि इस ऑक्सीजन के पार्शियल नेगेटिव और इस कैटायन के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, है ना। यहाँ पे भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जो किस नेचर का होगा, ये आयन है और ये डाइपोल है। तो आप बोल सकते हो कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ आयन डाइपोल इंटरैक्शन, है ना। तो इस Na+ को अगल बगल से बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स घेर लेंगे,
है ना। इस Na+ को अगल बगल बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर लेंगे, आपस में घेर लेंगे। और कैसे घेरेंगे, ताकि वाटर के ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और इस Na+ के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे। अच्छा, यहाँ पे जो अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन है तो इससे भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी अगर बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होगा, कम। और एनर्जी कम कैसे होगा, एनर्जी को रिलीज करके। यहाँ जो एनर्जी रिलीज होती है इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी, है ना। यहाँ जो एनर्जी रिलीज होती है इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी, है ना। सॉल्वेशन एनर्जी। अगर आपका सॉल्वेंट वाटर है, इफ सॉल्वेंट इज वाटर, ऐसे तो हम दुनिया में कोई भी दूसरा ले सकते थे पोलर नेचर का सॉल्वेंट, वाटर ही थोड़ी, वाटर बहुत सारे पोलर नेचर के सॉल्वेंट्स हैं। इफ सॉल्वेंट इज वाटर तो इनको एक स्पेशल नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी HE, है ना। इसको LE, उसको HE, है ना। याद रखना सॉल्वेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी सेम ही चीज है। अगर आपका सॉल्वेंट वाटर प्रेजेंट है तो उसी सॉल्वेशन एनर्जी को हम हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, आप समझे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, चलो उसी तरीके से Cl- है, तो Cl- के पास भी बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। यहाँ पे इस पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी तो अट्रैक्शन लगेगा, तो यहाँ पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा सेम। तो यहाँ के अट्रैक्शन से भी जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी या फिर सॉल्वेशन एनर्जी। पहले तुमको बोलो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि नहीं आया, है ना। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से समझ लो। हुआ क्या, है ना, देखो मेरी बात समझो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम Na+ और Cl-, है ना, Na+ और Cl- को यहाँ हम एयर में रखें, है ना, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, हम मान लेते हैं Fa1। और अब हम इसी Na+ और Cl- को वाटर में डाल दिए, तो अब हम इसका फोर्स, अब इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम मेजर करें तो Fa2। तो आप हमेशा देखोगे कि Fa2 जो है वो काफी कम होगा Fa1 से, है ना। Fa2 जो है वो काफी कम होगा Fa1 से। अब थोड़ा इस चीज को समझना, देखो जब Na+ और Cl- हवा में रखा गया है तो इनके बीच में लगने वाला एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको आप आयनिक बॉन्ड बोलते हो, वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने इस NaCl को पानी में डाला तो Na+ को बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स घेर लिए, और वाटर का जो O- है वो लगा Na+ को अपने तरफ खींचने, ये सब मिलकर इसको अपने तरफ खींच रहे हैं। सिमिलरली इस Cl- को बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स घेर लेंगे, और वाटर का जो H+ है उस पर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो लगेंगे Cl- को खींचने। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अब NaCl को NaCl मॉलिक्यूल है उसको Na+ को इधर खींचा जा रहा है और Cl- को इधर खींचा जा रहा है, तो खींचते खींचते इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसको क्या कर देंगे, कम। और बहुत हद तक अगर ये बढ़ गया तो ये बॉन्ड ब्रेक भी हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड एकदम आयंस अलग अलग हो जाएंगे। बोलो तुमको समझ में आया या नहीं आया, है ना। तो यहाँ पर जब एयर में था तो Na+ को और Cl- को इधर उधर खींचने वाला कोई चीज प्रेजेंट नहीं था, तो यहाँ इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Fa1 था। लेकिन जैसे ही तुम पानी में डालोगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स इधर Na+ को खींचने लगेंगे, और इधर से भी Cl- को वाटर के मॉलिक्यूल्स इधर क्या करने लगेंगे, खींचने लगेंगे। तो खींचने लगेंगे तो Na+ इधर खिंचाने लगा, Cl- इधर खिंचाने लगा, तो बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कम हो जाएगा, और कभी कभी ये बॉन्ड ब्रेक भी हो जाएगा। ठीक है, यही फेनोमेना हम आपको समझाना चाह रहे हैं। पहले बोलो तुमको इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी जब तुम कभी भी किसी आयनिक कंपाउंड को किसी भी पोलर सॉल्वेंट में डालोगे तो उस पोलर सॉल्वेंट का जो नेगेटिव वाला पार्शियल नेगेटिव होगा वो कैटायन को अपने तरफ खींचने लगेगा, और उसी पोलर सॉल्वेंट पे जो पॉजिटिव वाला जो डाइपोल होगा वो मिलकर Cl- या एनायंस को अपने तरफ खींचने लगेगा, जिससे कैटायन और एनायन एक दूसरे से दूर होने लगेंगे, और उस समय इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगा।
ठीक है। Na प्लस और Cl माइनस के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप लैटिस एनर्जी बोल सकते हो या एनर्जी रिलीज्ड बोल सकते हो। जो Na प्लस और Cl माइनस के कारण जो Na प्लस और Cl माइनस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो लैटिस एनर्जी है, या इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी Na प्लस और Cl माइनस को अलग अलग कर देने के लिए। सिमिलरली इन पोलर सॉल्वेंट के डाइपोल्स और कैटायन और एनायन के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप आयन डाइपोल इंटरैक्शन बोल सकते हो। ये भी एक तरीके का अट्रैक्शन है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एनर्जी रिलीज होगी, और ये जो एनर्जी रिलीज होती है उसको आप बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी या फिर सॉल्वेशन एनर्जी। इन जनरल सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं, लेकिन अगर सॉल्वेंट वाटर है तो आप उसके लिए हाइड्रेशन एनर्जी का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो तुम हमको बताओ कि सॉल्युबिलिटी का कंडीशन क्या होना चाहिए। मैंने तुमको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। तुम हमको बताओ कि कब हम बोलेंगे कि NaCl पानी में घुल गया। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर इधर का हाइड्रेशन एनर्जी, मतलब इधर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बहुत ज्यादा हुआ तो वो Na प्लस को खींच लेंगे पूरे तरीके से, और इधर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा हुआ तो वो Cl माइनस को अपने तरफ खींच लेगा, खींच कर इस Na प्लस और Cl माइनस को अलग अलग कर देगा, है ना। जैसे ही Na प्लस और Cl माइनस अलग अलग हो गए, Na प्लस चला गया इधर, Cl माइनस चला गया इधर, हम बोलेंगे कि NaCl अब नहीं रहा, Na प्लस और Cl माइनस अलग अलग हो गए, और हम बोलेंगे कि वो वाटर में सॉल्यूबल हो गए। इसका मतलब कंडीशन यही है कि जब हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी तो आप बोलोगे कोई भी चीज सॉल्यूबल है। एंड इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज लेस देन लैटिस एनर्जी, कहने का मतलब इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है एज कंपेयर टू इधर से जो इनको खींच रहे हैं और इधर से जो इनको खींच रहे हैं, तो ये वाला अट्रैक्शन अगर स्ट्रांग है तो Na प्लस और Cl माइनस अलग अलग नहीं होंगे, और अलग अलग नहीं होंगे तो वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे, देन इनसॉल्यूबल। ये कॉन्सेप्ट बाबू आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। सॉल्युबिलिटी इन आयनिक कंपाउंड्स या सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट्स, है ना। ये सॉल्युबिलिटी बहुत तरीके के हो सकते हैं, ये हम लोग सॉल्युबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं आयनिक कंपाउंड का, और किस तरीके के सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट में, और किन तरीके के कंपाउंड्स का, आयनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, तो आपको कंडीशन बस ये याद रखना है कि हाइड्रेशन एनर्जी अगर लैटिस एनर्जी से ज़्यादा हुई तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये Na प्लस और Cl माइनस को अलग अलग कर देंगे, और अलग अलग कर देंगे तो हम बोलेंगे कि NaCl पानी में घुल गया। जैसे आपको पता है नमक पानी में आसानी से घुल जाता है, तो उसके पीछे की केमिस्ट्री या मॉलिक्यूलर लेवल पर इस तरीके की चीज़ें चल रही होती हैं। एक बार इसको अच्छे से देख लो, जो बात हम तुमको बताए उसको समझ जाओ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी किसको बोलते हैं। ठीक है, देखो बाबू इस तरीके की बात है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरे पास दो रिमोट है, ठीक है, ये मेरे पास कैटायन है, ये मेरे पास एनायन है, इनके बीच में लगने वाला एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम कैसे होती है, एनर्जी रिलीज करके। तो इन दोनों के इस अट्रैक्शन के कारण जो एनर्जी रिलीज होगी उसको लैटिस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। सिमिलरली अब ये अगर आपके पास कैटायन है तो इस तरह बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स इस कैटायन को इधर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरीके से ये Cl माइनस है, इधर भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो Cl माइनस को इधर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों जब पकड़ खींचने लगेंगे तो ये Na प्लस और Cl माइनस के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करने लगेगा, और जैसे ही इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करने लगेगा, अगर इधर खींचने वाले, अगर इधर से बहुत स्ट्रांगली खींच रहा है, इधर से बहुत स्ट्रांगली खींच रहा है, तो क्या होगा, ये वाला अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो अगर ये स्ट्रांगली खींच गए तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे तो हम बोलेंगे उस केस में हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो लैटिस एनर्जी से ज्यादा है, और वैसे केसेस में ही चीजें सॉल्युबल होती हैं। सिंपल सा फंडा है, एकदम फंडा सिंपल है। इधर से इसको पकड़ कर खींचो, इधर से इसको पकड़ कर खींचो, अगर ये दोनों खींच के ये दोनों अलग अलग हो गए तो वो चीज पर्टिकुलर पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा या सॉल्युबल हो जाएगा। एक बार अच्छे से देख लो वो कॉन्सेप्ट, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देख लो इधर।
ठीक है, अच्छे से देख लो, अब वो कॉन्सेप्ट अच्छे से देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। बहुत सिंपल सा चीज है, एक कैटायन है एक एनायन है, इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो एनर्जी है वो लैटिस एनर्जी है। अब इस कैटायन को खींचने लगे लोग, इस एनायन को खींचने लगे लोग, खींच खींच के इनको अलग कर दिया। तो अगर खींच खींच के इनको अलग कर पा रहे हैं तो ही वो चीज पानी में घुलेगा या किसी भी पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। सिंपल सा फंडा है, कंडीशंस यहाँ लिखे हैं। चलो और देखो, थोड़ा मैथमेटिक्स देखते हैं। लैटिस एनर्जी जो है वो लगभग गिवन होता है 1/RC+RA से। एग्जैक्टली ये फॉर्मूला नहीं होता है लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी होता है ना। आप ऐसा सोचो, लैटिस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/RC+RA। ठीक है, RC क्या है? रेडियस ऑफ कैटायन। और RA क्या है? रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है, इसको तुम बस याद रख लेना फॉर्मूला की तरह। और हाइड्रेशन एनर्जी जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/RC+1/RA। ठीक है, लैटिस एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1/RC+RA है। दिस इज RA। और ये 1/RC+1/RA जैसा है। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग केसेस करते हैं। ठीक है, जैसे केस 1, इफ RC इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू RA। अगर ऐसे आयनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कैटायन और एनायनिक पार्ट का रेडियस जो है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है। ठीक है ना, ऐसे आयनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, ऐसे आयनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें लगभग कैटायन और एनायन का जो रेडियस है वो ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर है। तो वो वैसे केसेस में अगर लैटिस एनर्जी निकाली जाए तो आप इसको 1/RC+RA है, तो हम इसको 1/RC लिख सकते हैं, 2RC लिख सकते हैं। तो लैटिस एनर्जी विल बी 1/2 टाइम्स RC। और हाइड्रेशन एनर्जी निकाला जाए तो क्या आएगा? इसको लिख सकते हो 1/RC+1/RA होता है ये, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/RC+1/RC। तो दिस विल बी 2/RC, 2/RC। ठीक है, इसका मतलब लैटिस एनर्जी जो है वो 1/2 RC है और हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो 2/RC है। तो अगर हम एक फैक्टर कंसिडर करें कि रेडियस ऑफ कैटायन अगर इंक्रीज करता है, जैसे देखो हम लोग एक डाउन द ग्रुप में कंपैरिजन करें। ठीक है, अगर हम कंपैरिजन किस में करते हैं, डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप में रेडियस ऑफ कैटायन क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो तुम हमको इन दोनों रिलेशंस को देख करके बताओ कि अगर रेडियस ऑफ कैटायन इंक्रीज करता जा रहा है तो लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी में कौन सा फैक्टर? देखो दोनों ही में आर सी डिनोमिनेटर में है, और दोनों में ही डिनोमिनेटर में अगर आर सी है तो आर सी के इंक्रीज करने से दोनों ही घटेंगे, लेकिन किसके घटने का रेट ज्यादा होगा, कौन ज्यादा घटेगा, कौन ज्यादा घटेगा? ये है 1/2 RC और ये है 2/RC। तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर RC इंक्रीज करता जाएगा तो इस पर्टिकुलर केस के लिए लैटिस एनर्जी में डिक्रीज ज्यादा होगा, लैटिस एनर्जी विल डिक्रीज मोर एज कंपेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी। है ना, आपको मैथ्स बता देगा, यहाँ 1/2 RC है तो अगर RC इंक्रीज करता है तो वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ओवरऑल ये डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी में ज़्यादा का डिक्रीज आएगा। जबकि यहाँ डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाइड नहीं है ना, तो जो भी यहाँ RC आएगा वो वही रहेगा। तो एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी में डिक्रीज क्या होगा, कम। तो हम यहाँ से ये कमेंट कर सकते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होगा, और हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगा।
इसका मतलब ऐसे केसेस में आप ये कमेंट कर सकते हो कि डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। डाउन द ग्रुप जाने पे सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज करेगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल LiOH, NaOH, KOH, RbOH एंड CgMOH, है ना। एनायन वाला पार्ट तो सभी में सेम है, डिफरेंस कैटायन का है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम डाउन द ग्रुप जाओगे तो आपका साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और साइज अगर इंक्रीज करेगा इसका मतलब रेडियस ऑफ कैटायन इंक्रीज हो रहा है। रेडियस ऑफ कैटायन इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब हाइड्रेशन एनर्जी विल बी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। तो आप बोल सकते हो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। इस टाइप के इतने कॉन्सेप्चुअल सवाल भी एग्जाम्स में आते हैं, ये फैक्टर ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, देख लो अच्छे से। ठीक है, चलो अब अगर हम केस बी करते हैं, इफ RA इज ग्रेटर देन RC। वैसे भी एनायन जो होता है वो कैटायन से बड़ा ही होता है, हमेशा एनायन और कैटायन ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के तो नहीं होंगे। तो अब एनायन अगर कैटायन से काफ़ी बड़ा है तो अगर हम लैटिस एनर्जी की बात करें तो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/RC प्लस 1/RA। ठीक है, और एनायन अगर कैटायन से काफ़ी बड़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एनायन 10 है और कैटायन क्या हो गया 1, तो लैटिस एनर्जी आ जाएगा लगभग आपका 1/11 टाइप का। और हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें तो ये होता है 1/RC प्लस 1/RA। तो 1/RC हो गया, ये 1/1 जैसा हो गया और ये 1/10 जैसा हो गया, तो ये हो जाएगा लगभग 11/10। ठीक है, तो तुम हमको बताओ कि ऐसे केसेस में क्या होना चाहिए अगर हम डाउन द ग्रुप आएंगे। ठीक है, अगर हम डाउन द ग्रुप मान लो आते हैं तो क्या होना चाहिए, सोचो सोचो सोचो, बताओ आंसर क्या आएगा। ठीक है, जैसे मान लो हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो कैटायन इंक्रीज कर रहा है, कैटायन का जो साइज है वो इंक्रीज कर रहा है। कैटायन का साइज अगर इंक्रीज करेगा इस बार क्या होगा बताओ। कैटायन का साइज अगर इंक्रीज करता जाएगा और यहाँ पर इंक्रीज करता जाएगा, मैथमेटिकली सोचो क्या होगा। मान लो 2 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1/12। और ये हो जाएगा, ये अगर 2 है तो ये 1/10 प्लस 1/2, एलसीएम आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 2 5 प्लस 1, दिस विल बी 6/10। ठीक है, 11/10 से हो जाएगा 6/10। तो ओवरऑल तुम फैक्टर जब देखोगे ना तो तुमको दिखेगा कि इस बार हाइड्रेशन एनर्जी विल डिक्रीज मोर एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी। इसका मतलब लैटिस एनर्जी जो है वो ग्रेटर देन होगा हाइड्रेशन एनर्जी से। अगर ऐसे कभी क्वेश्चन आ जाए जिसमें कैटायन का साइज काफ़ी बड़ा हो कैटायन से और तब आप डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो कैटायन का साइज इंक्रीज करेगा, तो आप तुम फैक्टर वगैरह निकाल कर देख लेना, ज़्यादा जो डिक्रीज है वो हाइड्रेशन एनर्जी में आएगा। पिछले बार ज़्यादा डिक्रीज लैटिस एनर्जी में आ रहा था इसलिए सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही थी, लेकिन इस बार ऊपर से नीचे आने में हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा डिक्रीज करेगा लैटिस एनर्जी से, तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा हाइड्रेशन एनर्जी से, तो आप बोल सकते हो कि सॉल्युबिलिटी
डिक्रीज करता है बाबू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे देखो Li2CO3, Na2CO3, ठीक है, K2CO3, Rb2CO3, मान लो इसी इतने में पूछ ले, तो CO3 2 माइनस जो है वो काफी बिग साइज का एनायन है, बिग साइज का एनायन है। देखो ना इसमें चार चार एटम्स हैं, ठीक है। तो ये काफी बड़ा है, यानी ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि रेडियस ऑफ एनायन काफी बड़ा है रेडियस ऑफ कैटायन से। और उसमें जब लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम की बात होगी तो ऊपर से नीचे आएंगे तो कैटायन का साइज बढ़ता जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती जाएगी। तो इस बार सॉल्युबिलिटी का ये ऑर्डर आएगा। यहाँ से इसको निकाल ही दो, बताएंगे क्या उसका हाइड्रेटेड साइज का एक लिथियम में कॉन्सेप्ट होता है, CH2CO3, इतने में कंपैरिजन कर दे तो सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज करेगी, है ना। याद, दो केसेस कर लिए तुमने। अगर कैटायन और एनायन का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है तो डाउन द ग्रुप मेटल का कैटायन का साइज बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। लेकिन अगर कैटायन एनायन का साइज कैटायन से काफ़ी बड़ा है, उस केस में अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं और कैटायन का साइज बढ़ता है तो उससे आपकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी। तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज भी कर सकती है और डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी डिक्रीज भी कर सकती है, तो वो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन जैसे आप कंपैरिजन कर लो बेरिलियम कार्बोनेट में, मैग्नीशियम कार्बोनेट में, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट में, तो यहाँ भी यही होगा, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। एक बार ये वाला केस भी देख लो, एक में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज की, एक में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है। इसमें एक क्वेश्चन आता है, अगर आपके पास एनायन Br- और I- हो, ठीक है, Br- और I- का साइज जो है वो काफी बड़ा होता है, तो आप इसको हमेशा बड़े साइज का या इसको पॉली एटॉमिक की तरह कंसिडर करना, है ना। क्योंकि देखो जनरली पॉली एटॉमिक एनायंस जो होते हैं वो काफी बड़े साइज के होते हैं, क्योंकि सल्फेट है, कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, नाइट्रेट है, ये सब बड़े बड़े साइज के एनायंस हैं, है ना। तो यहाँ ये वाला केस लगेगा, तो Br- और I- आपको लगेगा कि Br- और I- तो लगभग एक एक ही एटम है ना। तो इनको हम पहले वाले केस ए की तरह सॉल्व करें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। Br- और I- का साइज काफी बड़ा होता है, तो ब्रोमीन और आयोडीन भी जो है ये हैं मोनो एटॉमिक, ये हैं मोनो एटॉमिक, लेकिन फिर भी इनका साइज जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। और काफ़ी बड़ा होने के कारण आप इसको पॉली एटॉमिक की तरह या आप इनको केस बी की तरह रखना। तो यहाँ पे भी आप वही कॉन्सेप्ट लगाना कि ऊपर से नीचे आने में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। जैसे तुमसे क्वेश्चन में पूछ ले LiBr, NaBr, KBr, इसमें बताइए किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, तो याद रखना डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, क्योंकि ये भी इसी कैटेगरी का केस होगा कि रेडियस ऑफ एनायन विल मच मच ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कैटायन, और उसमें आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं, कैटायन के साइज के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। ये बात हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। ब्रोमीन और आयोडीन अगर आ गया तो उनको छोटे आयंस में कंसिडर नहीं करोगे, उनके लिए केस वन नहीं लगाओगे, है ना। क्योंकि जनरली पॉली एटॉमिक एनायंस बड़े साइज के होते हैं, लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन भी के भी साइज काफ़ी बड़े होते हैं, तो आप उनको भी पॉली एटॉमिक जैसा ही ट्रीट करेंगे या ये वाला केस लगाएंगे कि एनायन बहुत बड़ा है कैटायन से। तो यहाँ पे भी डाउन द ग्रुप आपकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। देख लो इस पॉइंट को भी, आराम आराम से हम यहाँ पे तुमको हर एक पॉइंट बताने के बाद समय देते हैं ताकि तुम बोर्ड पे ध्यान से कर सको, अपना नोट्स प्रॉपर बना सको, अपने नोट्स में ये सारी बातें लिख सको, क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस आएंगे पेपर में एग्जाम में, और आप गड़बड़ कर दोगे अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होंगे तो। चेक कर लो एक बार।
ठीक है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं रहने दे। थोड़ा सा टॉपिक बचा है, हम रश करके ख़त्म नहीं करना चाहते, है ना, जल्दी जल्दी पढ़ाकर ख़त्म नहीं करना चाहते। थोड़ा सा टॉपिक बचा है 15-20 मिनट का, है ना, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर देंगे। आपका केमिकल बॉन्डिंग यहाँ पर ख़त्म हो गया, है ना, केमिकल बॉन्डिंग आपका यहाँ पर ख़त्म हो गया। बस हम बोल रहे हैं 10-15 इसी इसी से रिलेटेड, जैसे और भी फैक्टर्स हैं और भी केसेस हैं जहाँ पे सॉल्युबिलिटी देखना है हम लोग को। बस 1-2 केसेस और बचे हैं, हम रशिंग करके उसको ख़त्म नहीं करना चाहते, है ना, कि जल्दी जल्दी पढ़ा दिया लास्ट में ख़त्म कर दिया, वो बात नहीं है। जितना भी हो बहुत अच्छे से, बहुत सटीक तरीके से हो। हम देखेंगे तो आज ही वीडियो बना देंगे ना, आज शाम वाम में फ्री होंगे क्लास के बाद, तो वीडियो बना देंगे, 10-15-20 मिनट का होगा, है ना, और ये पूरा केमिकल बॉन्डिंग ख़त्म। ठीक है, तो आज के क्लास को आप अच्छे से देख लो, रिवाइज कर लो, काफ़ी प्रोमिनेंटली क्वेश्चंस यहाँ से आते रहते हैं। ठीक है, फिनिश करें, चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।